Hello everyone, welcome to Apti Plus Editorial Analysis. So in this video we'll discuss the important editorial from the Hindu as well as from the Indian Express. तो समझने की कोशिश करेंगे जो important editorial है, article है, वो आपके prelims और mains examination में कैसे helpful हो सकती है. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. और आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट MCQs डिस्कस करूंगा जो कि आपको पता है बेसिकली सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी. जो लोग 2020 के लिए अपेयर कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकती है. तो वीडियो के अंत तक बने रहें जहाँ की मैं एंड में आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट MCQs डिस्कस करूंगा. एंड वी हैव लॉन्च्ड UPSC मॉक टेस्ट सीरीज. दिस इज कम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट सीरीज, 70 टेस्ट है. तो आप इस टेस्ट सीरीज को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से ले सकते हैं. एंड यू कैन पार्टिसिपेट ऑन आवर एसे राइटिंग चैलेंज एवरी संडे. और जो बेस्ट ऐसे होगी दैट वुड बी अवॉर्डेड विद 1000 रुपीज एज इन कैश, राइट. Now moving ahead with the today's editorial list. So today is 18th of December and the list of the editorial from the Hindu as well as from the Indian Express are this, and the in-depth analysis would be fish in troubled water. So this is a very important article that is there in the Hindu. So this is the article, fish in the troubled water. And this basically talks about the invasive species, okay, the alien species which is there, and this is very important for your general studies paper 3. मैं समझता हूँ कि जनरल स्टडीज पेपर 3 में ये से सवाल एक बनते हैं. दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन दैट आई फील आ क्वेश्चन इज डेफिनेटली शुड बी आस्क्ड फ्रॉम दिस सेक्शन. बिकॉज इन्वेसिव स्पीशीज का जो प्रॉब्लम है केरला में, अगर एग्जाम्पल की बात करें जहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम आई है, कैसे जो इंटरनल फिश की जो पॉपुलेशन है कैसे कम हो रही है बिकॉज ऑफ द इन्वेसिव स्पीशीज, वो चीज़ समझने की कोशिश करेंगे. एट द सेम टाइम दिस अगेन कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. प्रीलिम्स में भी ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है. सो लेट गेट स्टार्टेड. So the entire editorial talks about the invasive alien species and its threat to the ecosystem. इन्वेसिव एलियन स्पीसीज को IAS भी कहते हैं शॉर्ट में. आई बी यूजिंग दैट mnemonics, तो मैं आगे बताऊंगा आपको. सो हुआ क्या कि जो इंट्रोडक्शन ऑफ सेवरल एलियन स्पीसीज दैट इज ऑल्सो कॉल्ड IAS, ये एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस वाला IAS नहीं है. सो दिस इज एन एलियन स्पीसीज हो गए दैट हैज प्रपोज्ड अ सीरियस थ्रेट टू द नेटिव बायोडाइवर्सिटी एंड एक्वाटिक एनवायरनमेंट जो है इसके वजह से काफ़ी ज़्यादा थ्रेट देखने को मिला है. नाउ कुछ स्टडीज के थ्रू ये पता चला है, सेवरल स्टडीज हैव प्रमोटेड दैट कंट्री शोज डाइवर्सिटी इन द फ्रेश वाटर फिश डिप्लेटिंग इज एन अलार्मिंग पेस. काफ़ी अलार्मिंग पेस से जो फ्रेश वाटर की जो पॉपुलेशन है वो डिप्लेक्ट कर रही है इंडिया में. These are some of the studies that are quoted. Now, what was the reasons? Mostly जो illegal जो imported fishes हैं that are reared for the ornamental and commercial fish traders जो हैं across इंडिया में, बेसिकली चेन्नई की बात करो या केरला की बात करो तो वहाँ पे ये लोग काफ़ी है जो दे आर ऑलरेडी ट्रेडिंग दिस ऑर्नामेंटल फिश. आई टेल यू द कॉन्सिक्वेंसेस कि ये कैसे एक्चुअल में एंटर हो रहे हैं हमारे इन्वायरमेंट में, राइट. सो मैं आगे डिस्कस करूँगा. मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको. नाउ एट प्रेजेंट देयर इज नो लेजिस्लेशन, नो स्ट्रॉन्ग पॉलिसी ऑन द इलीगल रियरिंग, ब्रीडिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ द इन्वेजिव स्पीसीज. ठीक है, कि ना तो कोई स्टेट की अपनी पॉलिसी, ना तो यूनियन की, ना तो अपनी कोई यूटी ने कोई स्पेशल बनाया हुआ है इसके लिए कोई पॉलिसी या कोई लॉ. नाउ फॉर यू इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज एन इन्वेजिव एलियन स्पीसीज किन्हें कहते हैं. देखो, एक एलियन स्पीसीज वैसे स्पीसीज होते हैं जो कि इंट्रोड्यूस किए जाते हैं बाहर से इन इट्स नेचुरल पास्ट और द प्रेजेंट डिस्ट्रीब्यूशन, राइट. नाउ इफ द स्पीसीज बिकम प्रॉब्लमैटिक, अगर वो प्रॉब्लम स्टार्ट करता है तो दिस इज टर्म्स एज द इन्वेजिव एलियन स्पीसीज. Now, जो invasive species है that pose threat to amphibians, reptiles and कैटेगरी में इनकी प्रॉब्लम्स देखने को आई है. कई बार देखा गया है कि कुछ प्लांट्स भी ऐसे हैं जो इन्वेजिव एलियन स्पीसीज के जैसा काम कर रहे हैं. दे आर जस्ट डिटोरेटिंग द डाइवर्सिटी ऑफ द फोल्ड ओवर देयर, राइट. नाउ हाउ द इन्वेजिव स्पीसीज इंट्रोड्यूस, हाउ इट इज एंटर्ड. तो ये सबसे पहले आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि कैसे इंट्रोड्यूस होता है ये. ठीक है, क्या क्या ऐसे कारण है जिससे चीज़ें ये इंट्रोड्यूस हो जाती है. तो वो सबसे पहला कारण है क्लाइमेट चेंज. एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है, लेकिन अगर मैं इसको प्रिसाइसली आपको बताऊं तो जो अनप्रेसिडेंटेड वो फ्लूइड्स हैं दैट रिजल्ट इन द क्लाउड ब्रेस्ट. ठीक है, जो क्लाउड ब्रेस्ट से जो चीज़ें बेसिकली जितनी रेनफॉल है, सो दैट फैसिलिटेट द इंट्रोडक्शन ऑफ एक्वेटिक एनियल स्पीसीज इन द हैबिटेट इनटू द इंडिया. अब ये कैसे होगा, देखो मैं आपको बताता हूँ. हुआ क्या था, रिसर्चर ने कुछ फाइंडिंग्स दी हैं. उन्होंने कहा कि जो
हेवी फ्लड्स हैं, ठीक है, हेवी फ्लड्स हैं, उसमें क्या होता है जो एलियन स्पीसीज हैं विच आर बीन इलीगली फार्म्ड, जो फ्रेजाइल इकोसिस्टम में जो वो रह रहे हैं, इंक्लूडिंग द डोमेस्टिक एक्वेरियम टैंक्स हैं। जैसे मान लो कि कोई लोग ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं तो उन्होंने एक टैंक बना करके अपने एरियाज में उन फिशेस को रखा हुआ है, दैट इज ओनली फॉर द डोमेस्टिकेशन। वो इस तरह के स्पीशीज लेकर के दैट इज ओनली मेंट फॉर ट्रेडिंग पर्पसेस ना। वो कहाँ कहाँ है, दैट इंक्लूड द डोमेस्टिक एक्वेरियम टैंक्स में उनको रखा गया, पॉन्ड्स में, प्राइवेट पॉन्ड्स में, सम आर आल्सो बीइंग दैट आर बीइंग रिजल्टेड इन द लेक्स एज वेल। सो एफर्टलेसली क्या होगा, दे एस्केप्स फ्रॉम द कैपेसिटी, ठीक है, जो जिस एनवायरमेंट वो रह रहे हैं, एंड दे एंटर टू द नियर बाय वेटलैंड्स। तो एक जगह है कोलाथुर इन नॉर्थ चेन्नई, ओके। सो दिस इज बेसिकली नोन फॉर द ऑर्नामेंटल फिश ट्रेडिंग, ठीक है। यहाँ पे बाहर से तरह तरह के फिश लाए जाते हैं फॉर ट्रेडिंग, एंड दीज फिश ओनली एंटर इनटू द इकोसिस्टम व्हेन देयर इज अ हेवी रेनफॉल, व्हेन देयर इज अ फ्लड लाइक सिचुएशन, तब ये चीज़ें हमारे इकोसिस्टम में इंटर कर जाती है। उसके बाद कुछ स्टडीज़ है, बीजू कुमार एंड अदर फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ एक्वेटिक एंड बायोलॉजी फिशेस, यूनिवर्सिटी ऑफ केरला से हैं ये लोग। इन्होंने रिवील्ड किया कि 2018 में जो फ्लडिंग हुई थी केरला में, सो दे हैव इंट्रोड्यूस मोस्ट डेंजरस फिश स्पीसीज इनटू द केरला वेटलैंड्स। एंड द ऑथर हैज आल्सो सेड जो कुछ एक्सोटिक फिशेज हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल के अगर बताऊं, जैसे अरापीमिया है एंड द एलिगेटर गार वे आर बीइंग रिपोर्टेड टू बी कॉट इन द रेसिडेंट ऑफ द फ्लड्स, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि इस तरह से ये चीज़ें जो क्लाइमेट चेंज की वजह से, जो हेवी रेनफॉल है, ये फ्लडिंग की वजह से, दे आर इंट्रोड्यूसिंग इनटू द इकोसिस्टम। Now moving ahead, what are the adverse consequences of it? क्या क्या इसके consequences होंगे? देखो सबसे पहला है कि the introduction of the invasive species is threatening the ecosystem, पूरी ecosystem को वो खराब कर रहा है, and it is threatening the habitat and the जो native species हैं वहाँ के, उनको काफ़ी ज़्यादा क्षति पहुँच रही है। No, they are being immediately harmed, and it can be detrimental on the effect of the human economy and well-being, ठीक है। जो वहाँ के जो लोग हैं, जो वहाँ के आम नागरिक, जो उनका local economy is being deteriorated because of this. Now, they can also accelerate in the extinction of natural varieties from the local water bodies. तो जो local water bodies में जो already fish हैं, उनका extinction हो रहा है because of these invasive species entering into the environment, right? Now, the slowing being, अगर मैं बताऊं आपको, तो वाइप बेसिकली क्या कर रही है, ये वाइप आउट कर रहे हैं जो लोकल डाइवर्सिटीज है या इकोनॉमी by altering the functioning of ecosystem. So these are some of the consequences of an alien invasive species, right? Now क्या क्या ग्लोबल मेजर्स लिए गए हैं इन जो स्पीसीज हैं, बेसिकली जो इन्वेसिव स्पीसीज हैं, उनको लेकर के क्या क्या ग्लोबल मेजर्स लिए जा चुके हैं अभी तक। सो अचाई बायोडाइवर्सिटी की जो टारगेट नंबर 9 है, दैट कॉल फॉर द रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ द इन्वेसिव स्पीसीज। तो ये आप एग्जाम में लिख सकते हो मेंस में। उसके बाद यूएन की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 15 है, दैट कॉल फॉर द लाइफ ऑन द लैंड ऑफ स्पेसिफिकली एड्रेस टू द इश्यूज। Now there is a Cartagena protocol on biosafety that recognize that there is an urgent need to address the impact of invasive species. So these are the 3 important global measures which has been taken in context of invasive alien species. Now moving ahead, what would be the important way forward for you to write in the examination if a question arises from this? So you have to quote that the government need to study whatever in the threat is being posed. तो गवर्नमेंट पहले उस थ्रेट को समझे कि क्या है, किस तरह की थ्रेट है, और जो पूरे इकोसिस्टम में कैसे वो एंटर कर रहे हैं, इसके लिए एक स्टडी प्रॉपर होनी चाहिए बाय प्रॉपर पीपल हु आर कंसर्न विद इट। उसके अलावा अगर मैं बताऊं, देयर इज अ नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग लॉ, एक स्ट्रॉन्ग लॉ की ज़रूरत है, एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी की ज़रूरत है, जहाँ पे इलीगल रियरिंग, ब्रीडिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ इन्वेसिव ऑर्नमेंटल या जो कमर्शियल पर्पसेस के लिए जो फिश लाई जा रही है जगह पे, उनको कैसे रोका जाए, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन होनी चाहिए, राइट ना। उसके अलावा गवर्नमेंट शुड ऑल्सो रिलीज द इंफॉर्मेशन अबाउट द बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड द इम्पैक्ट ऑफ द फ्लड ऑन द फ्रेश वाटर डाइवर्सिटी। अगर फ्लड आ रही है किसी एरिया में तो उसके क्या क्या एडवर्स कॉन्सिक्वेंस है, पोस्ट कॉन्सिक्वेंसेस, आफ्टर माथ क्या हुआ है। सो दैट हैज टू बी डेटा हैज टू बी देयर विद द गवर्नमेंट एंड इट शुड बी मेक पब्लिक, तो लोगों को पता चला कि क्या हो रहा है। उसके अलावा देयर शुड बी एन एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पॉलिसी होनी चाहिए, दैट अगेन इन कंसल्टेशन विद द एक्सपर्ट, that would be definitely the need of the hour to conserve the
the ecosystem and to make in जो invasive species है उनको कैसे रोका जा सकता है. So एक aquatic biodiversity conservation policy भी बनाने की ज़रूरत है. Right, so this was there for the today's in-depth analysis. Now moving to the Hindu, so I'll discuss with you a time to defend India's secularism, bearing the burn of the slack laws, and in pursuit of the economical reform. So this I have taken as an in-depth analysis. ये मैंने यहाँ से लिया था जो मैं आपको समझाया हूँ. Now left to the whims of the execution, this is again talks about the CAB, the same issues, because अभी CAB जितने जो अब तो ये CAA हो गए, अब तो ये एक्ट हो गई है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट. इट हैज़ बीन लॉन्ग इन द डिबेट. अभी ये चलेगा, लोगों के अपने अपने काउंटर आर्ग्यूमेंट्स आएंगे, कुछ प्रोज कुछ एंटीज. तो वंस यू गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ इट, आपने एक बार जो चीज़ें इकट्ठी कर लिया आप उसको समझते रहो, बट यू जनरेट द ओपिनियन क्या क्या है. बट द कंटेंट वाइज इट इज़ नॉट दैट नेसेसरी. आई विल बी डिस्कसिंग सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट. तो ये टाइम टू डिफेंड द इंडियन सेक्युलरिज्म, ये भी उसी पे आधारित है जिसको Pinarayi Vijayan, he's basically the chief minister of Kerala. He wrote this article, and he talks about it can be important for the functional responsibilities of the union state under the gender studies paper 2. So it talks about that there are some loopholes in the Citizenship Amendment Act 2019, that is called CCA 2019. So the first thing that is highlighted that it is against the very spirit of the constitution. ठीक है. एंड सेकेंड इज सेड दैट इट इज डीपली डिवाइसिव एंड डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर एंड इट कॉल्स फॉर द वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट. जो ह्यूमन राइट है उसकी वायलेशन करता है. एंड थर्ड, इट सीक्स द philosophy of हिंदुत्व, a special political ideology of a specific political party. तो ये चीज़ें की गई है. कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो है मैं आपको बता दूं, क्योंकि ऑलरेडी हमने इस चीज़ों को डिस्कस किया हुआ है. तो जो फंडामेंटल राइट्स, जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा जो सिटीजनशिप की अगर मैं बात करूं, तो दैट इज डील्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट फ्रॉम द आर्टिकल 5 to 11. ओके, दिस इज व्हाट इज बीन. तो आप ये तीनों आर्टिकल, ये जो यहाँ से 5 से 11 जो आर्टिकल है वो आपके लिए देखना जरूरी है, ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से. नाउ in this particular article it is also being taught कि there is a violation of right. अगर जो article 14 है, okay, article 14 that call for the right to equality, that is being impacted. Okay, there is no, because special Muslims were not being included. There's other reason that government stating. Now for the people in general, people they want, there is a violation of article 14 in this. सो पूरी और एक नोट दिया गया है केरला, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हैज बीन प्रोवाइडेड कि व्हाट हैज हैपेंड इन द केरला, सो अ लेसन हैज टू बी लर्नड फ्रॉम देयर. सो दिस इज व्हाट इज रिटन इन द कंटेक्स्ट ऑफ CAA 2019. नाउ मूविंग अहेड, bearing the burden of the slacks law, basically this talks about the labor laws and the labor reforms. So this can again be important for the union and the state and the Indian economies and issues pertaining to the planning. So basically यहाँ पे बात की गई है labor laws के बारे में. Okay, so labor laws and the minimum wage जो security of wages है उसके बारे में डिस्कस है. मैंने इस पे जो वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हो. दैट इज द सेम डेटा, द सेम कंटेंट इज ऑलमोस्ट देयर दैट आई हैव डिस्कस्ड. इन डेप्थ एनालिसिस मैंने वहाँ पे किया है. तो बेसिकली आउटरीच के बारे में बताई गई है कि कैसे पीपल आर मूविंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट इन द सर्च ऑफ देयर वेजेस. और जब मिनिमम वेजेस की बात की जाए, इफ अ कंपनी अगर एक कंपनी से छोड़ करके वो दूसरी कंपनी पे जाते हैं, सो देयर राइट्स, बेसिकली जो भी उनके जो राइट्स बनते हैं, जो इंपॉर्टेंट जो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ की जो बात है, जो बेनिफिट्स की जो बात है, ओके, सो दे आर नॉट बीइंग ट्रांसफर्ड टू देम, राइट. सो व्हाट वुड बी द कोर्स ऑफ एक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट. की बात की जाए, बहुत सारे स्टेट्स हैं, तमिलनाडु है, गया, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात. पीपल आर माइग्रेटिंग फ्रॉम दिस स्टेट टू द अनदर स्टेट इन सर्च ऑफ देयर जॉब. तो किस तरह का लॉ होना चाहिए कि मिनिमम वेजेस के देखते हुए जो लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी दे आर इनरोल्ड इन द लेबर वर्क, तो उन लोगों के लिए क्या एक प्रॉपर लॉ होनी चाहिए. दिस इज व्हाट इज बीइंग डेल्ड. मैंने एक सेपरेट वीडियो में बनाया हुआ है, आप उसको जरूर देखें, यू विल गेट द क्लैरिटी ऑन द टॉपिक. नाउ मूविंग अहेड, in pursuit of the structural reform. So this again can be important for your general studies 3, जहाँ पे inclusive growth and issues arising from it. So this basically talks about what exactly the structural reforms mean. तो structural reform के बारे में बताया गया क्या. Actually पीछे हमने बताने की कोशिश की है कि government is not trying to understand what exactly the structural reform means. It means more liberalization,
first, and it more economy should be moving in the liquidity towards it should be market friendly. ठीक है, तो ये सारी चीजें बताएगी. इट शुड बी फ्री फ्रॉम द गवर्नमेंट कंट्रोल, मोर देयर शुड बी नॉन इंटरवेंशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, मोर non intervention from the government, and it should be free from the government control, right? And कुछ इंपॉर्टेंट रैंकिंग की बात की गई है, जैसे इंडेक्स ऑफ द फ्रीडम. आई राइट इट फॉर यू, राइट इन द शॉर्ट, इंडेक्स फॉर द इकोनॉमिक फ्रीडम. ओके, उसमें अगर रैंकिंग की बात की जाए तो इंडिया इज रैंक्ड 129 अमंग द 180 कंट्रीज. तो व्हाट वुड बी द वे फॉरवर्ड, जहाँ पे ग्लोबल स्लो डाउन इतना ज़्यादा है, नो ईच एंड एवरी सेक्टर इन द कंट्री इज फेसिंग द डिटोरेशन इन टर्म्स ऑफ द ग्रोथ रेट, राइट? तो वहाँ पे कैसी चीज़ें होगी, व्हाट वुड बी द स्ट्रक्चरल रिफॉर्म एग्जैक्टली मीन. सो यहाँ पे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म पे एक एनालिटिकल क्वेश्चन आपसे भी पूछे जा सकते हैं कि हाउ डू यू कैटर द द स्ट्रक्चरल रिफॉर्म इन द कंट्री. तो इस पे जो सवाल आएंगे तो ये ज़रूरी होगा कि आप उसी हिसाब से इसका आंसर करें. नाउ मूविंग अहेड, कुछ इंडियन एक्सप्रेस से कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा. नाउ टचिंग इन द नर्व इन द आसाम, साउंड एंड द फरी and the way we move, right? Now these two are again this is in the favor of the Citizenship Amendment Act, and this is again talks about the both citizenship amendment. Now we'll be not discussing these two because we have already dealt with them, right? Now moving ahead, कुछ बताई गई है आसाम की जो स्पेसिफिकली प्रॉब्लम्स हैं. एक एग्जांपल दिया गया है कैसे 1965 गवर्नमेंट हैज टेकन द डिसीजन टू इम्पोज हिंदी एज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज. ठीक है, हिंदी के बारे में है. नाउ अभी भी ऐसी बातें आई थी फ्रॉम द होम मिनिस्टर दैट हिंदी शुड बी मेड लैंग्वेज फॉर ऑल द रीजन कवरिंग नॉर्थ साउथ, बट साउथ से बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ कि वी डोंट वांट हिंदी टू बी देयर इन द एलिमेंट्री एजुकेशन. ठीक है, एलिमेंट्री एजुकेशन पे बात की गई थी उसको लाने की. सो दिस हैज़ बिन कोटेड. और एक हिंदी से एग्जाम्पल बात की गई है 1967 में, जिस टाइम पे अमेंडमेंट आई थी, एंड ऑफिशियल लैंग्वेज अमेंडमेंट एक्ट 1969 में थे. उस टाइम पे इंग्लिश वॉज कंटिन्यूड एज अ सेकेंडरी लैंग्वेज, एंड बिकॉज ऑफ दिस इंदिरा गांधी हैज टू लॉस्ट अ गवर्नमेंट, right? So in context of this, it is written that the people in the Assam, they are mostly protesting against the Citizenship Amendment Bill, and they're protesting on their very spirits of their language sovereignty. The people mostly are from the Bengals there. Okay, so what will be the fate? Okay, because covering the entire aspects of it would be an important one. तो आसाम के पीपल एक लिंग्विस्टिक नेशनलिज्म के लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एंड व्हाट वुड बी द रीजनल आइडिया शुड बी देयर. सो ये चीज़ें थोड़ी आसाम पर्सपेक्टिव से है. अगर एक रीजनल जो लोग स्टेट पीसेस के प्रिपरेशन कर रहे हैं, फॉर देम इट कुड बी इंपॉर्टेंट, बट मोर और लेस इट इज मोड्स टूवर्ड्स द लिंग्विस्टिक नेशनलिज्म, राइट? नाउ मूविंग अहेड, now this is sound and fury. Basically जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो इश्यूज थी रिगार्डिंग द रोहिंग्या, उसके जो इश्यूज हैं, दिस इज व्हाट इज बीइंग डेल्ट. तो ये आपके जनरल स्टडीज के पेपर 2 में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है, जहाँ पे इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्रीज आर कंसर्न. तो बेसिकली इट हैज़ बीन टॉक्ड दैट कभी जो मीटिंग हुई थी 10 to 12 दिसंबर, आई राइट इट फॉर यू, 10 to 12 दिसंबर में. नाउ इन दिस द नोबेल लॉरिएट and the Myanmar state councillors, that is Aung San Suu Kyi. Okay, her name is I'll better write for Suu Kyi. So she appeared in the International Court of Justice again defending the commitment of genocide in the country. Now she has tell in the International Court of Justice that something that was done was not meant for the genocide, because जो रोहिंग्या का इश्यूज है, जो क्राइसिस है, वो आपके लिए समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है. 2015 में क्या हुई थी रोहिंग्या के साथ कि पीपल दे वर फोर्स्ड टू लीव रखाने एज अ एरिया. ओके, देयर इज in the Myanmar region, and they were forced to live to there, and they were moved to Bangladesh. Okay, or none less than 10,000 people were found that in the other regions of the country. Okay, in the Myanmar. So a genocide, a case of genocide was, violence against the Rohingya was imposed for this the state councillor, and she asked that the allegation of genocide is incomplete, misleading, and it was not actually happened. वो उन्होंने अपना पक्ष रखा, बट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हैज अगेन टेकन हिज कॉल, एंड दे हैव आस्क्ड कि व्हाई दिस हैज हैपेंड, बट शी एडमिटेड, कुछ चीज़ उन्होंने एडमिट की कि जो फोर्स है दैट वाज बीइंग यूज्ड against them, a forceful force was, a military force was being
impacted. Now what is the other way out for the Rohingya? So Rohingya की जो crisis है, these again can be important for you. रोहिंग्या से रिलेटेड जो बात है ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपको एग्जाम में इसके बारे में आए तो ये चीज़ें आप ज़रूर कोट करना कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर बेसिकली जो काउंसलर्स हैं, दे हैव अपीयर्ड. जो सू क्वी है, आई विल राइट हर नेम बट यू कैन गेट देयर, सू क्वी, शी हैज अपीयर्ड इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड शी हैज डिनाइड द एलिगेशन ऑफ जेनोसाइड. नाउ मूविंग अहेड, the way we move, see basically the functions and responsibility of union के बारे में चीज़ें कंसर्न है. और बेसिकली यहाँ पे जो चीज़ें बताई गई है वो है कि people are moving, giving their preference. The migration of the people from one country to other country is now the preference is towards the non-anglophonic. I'll write it for you, non-anglophonic. So now what does non-anglophonic mean? It means people, the country which is non-English speaking, okay, where English is not spoken much. So now people are preferring to move to this particular countries. तो basically बात की गई है, अगर बात किया जाए चाइना की, जापान की, जर्मनी की, now the people are moving to this region, okay, Japan region and Germany. So there's a migration, many of the Indian people are residing there for the jobs. So what is the migration policies? Because बहुत सारे states ऐसे केरला के अलावा, केरला पे आप देखोगे बहुत सारे लोग they are working in the Gulf countries. Apart from Kerala, state like UP, Bihar, MP, Gujarat, Maharashtra, people are migrating to different region of the other countries. उसके बाद बात की गई है जो national migrations है, apart from international and national migration, that a government should has a proper policy. कुछ migration policies होनी चाहिए government के लिए, and there should be a case studies, there should be studies that let us know कि how many people are exactly migrating, and the victimization of migration is also being dealt in this editorial. तो आपके लिए ये important है कि जो migration का जो issues है वो उसकी जो changing pattern है, it's what perspective it is changing. A question can be asked कि in what perspective the migration studies can be done. तो इस एडिटोरियल में पूरी कंसर्न बताई गई है कि कैसे जो माइग्रेशन स्टडीज़ है उसकी हम एक अलग वी कैन हैव अ सेग्रीगेशन ऑफ दैट कि हाउ मेनी पीपल आर माइग्रेटिंग बिकॉज ऑफ द स्टडीज़, हाउ मेनी पीपल आर माइग्रेटिंग बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़, हाउ मेनी पीपल आर माइग्रेटिंग बिकॉज ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप. क्या क्या कारण है, द रीजंस हैज़ टू बी स्टेटेड ऑन द माइग्रेशन. सो आई थिंक माइग्रेशन स्टडी, माइग्रेशन पे एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस पे सवाल बनते हैं. Now moving ahead, some of the important questions of the day. So the first question is from the Indian culture. Consider the following statement about the feature of yakshas and yakhnis. So the image of yaksha and yakshni have been polished surface, the first statement. The second is the images are mostly in the standing position. And third, depicts the face in the full round and profound necks and psychodynamic details. So आपको मुझे बताना है इसमें correct answers क्या है, ठीक है. So the first is only one is correct, both 1 and 2 is correct. Third, only she is correct, and D, all of them is correct. So do participate, write the correct answer in the comment section of this video. Now the second question of the day, this is a previous year question from geography. So the Narmada river flow to west, which of the following has a larger peninsular river flow from to east, and why? What is the reason for it? It occupies the linear rift, it flows between the Vindhyas and Satpuras, and the land slopes of the west from the Central Asia. So what you feel is the correct, because UPSC has asked this question. तो आपको इस तरह से ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत है. So only 1 is correct, both 2 and 3 is correct, 1 and 3 is correct, or none of them is correct. So do participate, write the correct answer in the comment section of this video. And do not forget to like this video, subscribe our YouTube channel so that you will get the notifications once we upload any of the videos. And you can also subscribe our Telegram channel as well. So this was there for the today's editorial analysis. If you have any other concern, do let me know. I'll be more than happy to assist you. For time being, I am signing off. Wish you all the best. Thank you so much for listening.